मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू माय डियर स्टूडेंट। आज हम अपना दूसरा अध्याय शुरू करते हैं जिसका नाम है क्लासिफिकेशन ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज या आर्थिक क्रियाकलापों का वर्गीकरण। सबसे पहले हम समझ लेते हैं आर्थिक क्रियाकलाप क्या है। आर्थिक क्रियाकलाप अर्थ इकोनॉमिक एक्टिविटीज उसका मीनिंग मानव के वे क्रियाकलाप जिनसे आय प्राप्त होती है उन्हें आर्थिक क्रियाकलाप कहा जाता है। विश्व के विभिन्न भागों में भौतिक सामाजिक वातावरण की परिस्थितियां विभिन्न होने के कारण मनुष्य की आर्थिक क्रियाओं में विभिन्नता पाई जाती है। आर्थिक क्रिया को निम्नलिखित 5 भागों में मुख्यतः बांटा गया है, लेकिन उससे पहले हम आर्थिक क्रियाकलाप की परिभाषा देख लेती है। ओकेनर के अनुसार सामान्य वस्तुओं के उत्पादन, वितरण और खपत को शामिल करने वाली कोई भी आर्थिक गतिविधि को आर्थिक क्रियाकलाप कहा जा सकता है। या हम कह सकते हैं एनी इकोनॉमिक एक्टिविटीज इन्वॉल्व द प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड कंजप्शन ऑफ कमोडिटीज डिपेंड ऑन लेवल ऑफ जनरली क्या है कि वो सभी क्रियाएं जिसमें वस्तुओं का उत्पादन होता है, उनका वितरण होता है और उनका उपभोग होता है तो आर्थिक क्रियाकलाप कहा जाता है। आर्थिक क्रियाकलाप के प्रकार आर्थिक क्रियाकलापों को मुख्यतः 5 भागों में बांटा गया है। प्राथमिक क्रियाकलाप, द्वितीय क्रियाकलाप, तृतीय क्रियाकलाप, चतुर्थ क्रियाकलाप, पंचम क्रियाकलाप। या कह सकते हैं प्राइमरी एक्टिविटीज, सेकेंडरी एक्टिविटीज, टर्सरी एक्टिविटीज, क्वार्टरनरी एक्टिविटीज या क्वेनरी एक्टिविटीज। अब इन क्रियाकलापों को हम नंबरवारी देखते हैं। सबसे पहले प्राथमिक क्रियाकलाप को देख लेते हैं। प्राथमिक क्रियाकलाप किन को कहेंगे? हम प्राथमिक क्रियाकलाप उन आर्थिक क्रियाओं को कहेंगे जो प्रत्यक्ष रूप से पर्यावरण पर निर्भर है, जिनमें मनुष्य संसाधनों को कच्चे माल के रूप में धरातल के ऊपर से या धरातल के नीचे से प्राप्त करता है, जमीन से पैदा करता है या जल से पकड़ता है। इसमें मुख्य रूप से आखेट, जिसे शिकार कहते हैं, पशुओं का शिकार करता है, अपने भोजन की पूर्ति करता है, संग्रह करता है, अनेक प्रकार की जंगलों से वस्तुएं इकट्ठा करता है, उसे संग्रह कहते हैं। पशुचारण अर्थात पशुओं को पालता है, उनसे दूध, मक्खन, घी जैसे पदार्थ प्राप्त करता है। इसके साथ साथ मांस प्राप्त करता है ताकि वो अपने भोजन की पूर्ति कर सके। मछलियां पकड़ता है, मछलियों से अनेक चीजें फिर बनाता है। वानिकी अर्थात पेड़ पौधे उगाता है जिनसे अनेक प्रकार के फल फूल, कंदमूल और ईंधन की लकड़ी प्राप्त करता है। खनन जमीन को खोदकर अनेक प्रकार के खनिज प्राप्त करता है जिससे अपनी आवश्यकताएं पूरी कर सकते हैं। इसके अलावा वो कृषि करता है। ये सभी जो क्रियाएं हैं, जो आर्थिक क्रियाएं हैं या हम कह सकते हैं व्यवसाय है, ये प्राथमिक क्रियाकलापों के ही उदाहरण है। प्रारंभिक, इनको प्राथमिक क्रियाकलाप क्यों कहा जाता है? क्योंकि प्रारंभिक व आधारभूत होने के कारण मनुष्य की क्रियाएं प्राथमिक कहलाती है। अर्थात ये जब से पृथ्वी बनी है, फिर उस पर मनुष्य का निर्माण हुआ है या मनुष्य का अस्तित्व हुआ, तभी से ये क्रियाएं बनी हुई है। आज विश्व में लगभग 5% लोग प्राथमिक क्रियाओं में लगे हुए हैं और मानव के का जब से अस्तित्व हुआ लगभग 95% समयावधि में, जब से मनुष्य का जन्म हुआ और आज जो समय चल रहा, यदि इसको पूरा का पूरा 100 यूनिट मान ले तो इसमें लगभग, यदि इसको कह सकते हैं हम 100 वर्ष मान ले, तो 95 वर्ष लगभग मनुष्य इन्हीं क्रियाओं में लगा रहा है अपने जीवन यापन के लिए, या हम कह सकते हैं जीवन निर्वाह के साधन यही आर्थिक क्रियाकलाप रहे हैं। संग्रह वस्तुओं को इकट्ठा करना, किस लिए? अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए। वनों से विभिन्न प्रकार की भोजन योग्य वस्तुएं, अभोजन अन्य जो आवश्यकताएं पूरी कर सकते हैं, उनको एकत्रित करते हैं, उसे संग्रहण कहा जाता है। तकनीकी के अभाव में मनुष्य अपने पेट की पूर्ति के लिए या अपनी भूख की मिटाने के लिए वो अनेक प्रकार की वस्तुओं का संग्रह करता था, जो कि सबसे आसान कार्य था। अतः भोजन और पानी की तलाश में मनुष्य लाखों वर्षों तक एक स्थान से दूसरे स्थान पर भटकता रहा या घूमता रहा। इसलिए संग्रह दुनिया का सबसे प्राचीनतम व्यवसाय है। ये मछली पकड़ने से भी पुराना व्यवसाय है। यहाँ पर जैसे कि कुछ आदिवासी लोग अपने संग्रहण में लगे हुए हैं, जैसे कि तस्वीर में दिखाया गया है। संग्रहण को भी मुख्यतः 2 भागों में बांटा गया है, क्योंकि संग्रहण के उद्देश्य भिन्न होने की वजह से इसको भी परिभाषित करते हुए 2 प्रकारों में विभाजित किया गया है। एक तो जीवन निर्वाह के लिए संग्रह, मनुष्य
सब्सिस्टेंस गैदरिंग तब करता है जब वो अपनी स्वयं की आवश्यकताओं की पूर्ति करना चाहता है। दूसरा, वो जो मांग है जिस वस्तु की, उस वस्तु को इकट्ठा करता है, उसको उसका व्यापार करता है, उस चीज को बेचता। तो इस प्रकार के संग्रहण को व्यापार के लिए संग्रहण कहा गया है। जीवन के लिए संग्रहण, सबसे पहले हम देख लेते हैं जीवन के लिए संग्रहण या सब्सिडेंस गैदरिंग। विश्व के विभिन्न भागों में अनेक आदिम जनजातियां कोई उत्पादन कार्य नहीं करती, बल्कि वह भोजन, आवास और वस्त्र के लिए अन्य पशुओं और जंगल में पाई जाने वाली वस्तुओं पर निर्भर करते हैं, उनको संग्रहित करते रहते हैं। संग्रहण के प्रदेश, वर्तमान में भी इस प्रकार की आर्थिक क्रियाकलाप चलमान में है, अर्थात गतिशील है। वो किन किन स्थानों पर फैले हुए हैं उसको हम देख लेते हैं। ये हमारा संसार का मानचित्र है। यहाँ पर देख लेते हैं वो कौन से स्थान है या कौन सी जनजातियां जहाँ पर आज भी जीवन निर्वाह के लिए संग्रहण चालू है। सबसे पहले अफ्रीका में कांगो बेसिन है और गिनी के तट पर आदिम कबीले हैं जो संग्रहण के कार्य में लगे हुए हैं। इसके बाद ये जो दक्षिणी अमेरिका में ब्राजील जो देश है, इसके अमेजन बेसिन में बोरो जनजाति संग्रहण का कार्य करती है। फिर है सेकेई, दक्षिणी अमेरिका में सेकेई जनजाति संग्रहण का कार्य करती है। फिर जायरे एक नदी है जो कि लगभग मध्य अफ्रीका में पड़ती है। यहाँ पर पिग्मी जनजाति के लोग संग्रहण के कार्य में लगे रहते हैं। इसके बाद कालाहारी के अर्ध मरुस्थलीय क्षेत्र में बुशमैन जनजाति अपने आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए संग्रहण के कार्यों में लगी रहती है। इसके बाद मलाया में सेमांग जनजाति है। तो विश्व के अधिकांश पर्वतीय प्रदेश और संघन संग्रहण के उत्पाद उधरपूर्ति के एवं जान बचाने के लिए इस प्रकार के क्रियाकलापों में लगे रहते हैं, जो कि सुदूर क्षेत्र है जहाँ पर आम मानस का किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं है, वो आम जनजीवन से अलग है। जैसे कि पहाड़ी या बर्फीली क्षेत्र है या कोई ऐसा आइलैंड जहाँ पर आज तक की मनुष्य कोई अन्य मनुष्य नहीं गया, आदिवासी जनजाति वहां पर अपने संग्रहण के कार्य में लगी रहती है और अपने जीवन यापन करती है। इसके लिए वो किसी क्यों निर्भर है, क्योंकि इससे भोजन प्राप्त होता, कंदमूल, नट, फल, शहद, पुष्प, चिकल इत्यादि पदार्थ प्राप्त करते हैं। वस्त्रों के लिए पेड़ों की छाल, पत्ते, घास, कुछ खास किस्म के पेड़ों के रेशे का उपयोग करते हैं। अस्थायी निवास के लिए वो झोपड़ी बनाते हैं, झोपड़ी छप्पर का निर्माण करते हैं, बांस की टहनियां और फल फूल पत्तियां यूज करते हैं। भोजन बनाने के लिए, सर्दी से बचने तथा जंगली जानवरों से सुरक्षा के लिए, आग जलाने के लिए वो लकड़ी ईंधन के रूप में वनों से प्राप्त कर उसका उपयोग करते हैं। रोगों का उपचार करने के लिए अनेक प्रकार की औषधियां प्राप्त करते हैं। तो संग्रहण से किस प्रकार की कौन कौन सी वस्तुएं प्राप्त करती है उसको डिटेल में समझ लेते हैं। नंबर 1, फल। संग्रहण से में आदि मानव वनों से अनेक प्रकार के फल जैसे जामुन, आम, केला, बेर, महुआ, खजूर, ताड़, गूलर, गिरीदार फल आदि अनेक कैद आदि पदार्थ प्राप्त करता है, जो स्थानीय लोगों की भूख मिटाता है या उसकी उदर पूर्ति करता है। यदि उसके बाद अतिरिक्त यदि फल फ्रूट है तो वो उसको बाजार में बेच करके कुछ पैसा भी कमा सकता है। इसके बाद चीकल, दक्षिणी मैक्सिको, हंडुरास तथा ब्राजील के वनों में जपोटा नामक एक वृक्ष पाया जाता है, उससे एक दूध निकलता है, उस दूध को इकट्ठा किया जाता है जिसे चिकल रोज कहते हैं। उस रस से च्युइंगम बनाई जाती है और उसको मार्केट में बेचा जाता है। ये एक वृक्ष है जपोटे का और इस प्रकार से आप इस पिक्चर में देख सकते हैं किस प्रकार से इसमें कट लगा करके वो दूध इकट्ठा किया जाता है जिसे चिकल रोज कहते हैं और उससे च्युइंगम बनाई जाती है। जंगली रबड़, ब्राजील में अमेजन के जंगलों, अफ्रीका के जायरा बेसिन में हेविया ब्राजीलियस नामक एक वृक्ष प्राकृतिक रूप से उगता है, मनुष्य नहीं उगाता बिल्कुल वो, बल्कि वो जंगल में ऐसे ही मिलता है। इस वृक्ष के तने से एक विशेष पदार्थ का गाढ़ा रस निकलता है, जैसे कि चिकल रोज निकलता था, उससे रबड़ बनाई जाती है। 20वीं सदी के आरंभ तक विश्व का अधिकांश रबड़ इन्हीं उष्णकटिबंधीय वनों से प्राप्त होता था। रबड़ कैसे तैयार की जाती है? सबसे पहले तो रबड़ के वृक्ष ढूंढे जाते हैं कहाँ पर है जंगल में, फिर उनको मार्क कर दिया जाता है, फिर उन पर कट लगा करके कुछ बकेट या बाल्टी उस या कोई ऐसा बर्तन जो कि उस रस को इकट्ठा किया जा सके लटका दिया जाता है। फिर उस बकेट में वो लिक्विड लगातार गिरता रहता है और वो इकट्ठा हो जाता है, फिर उसको इकट्ठा कर लिया जाता है और इस प्रकार से उसको प्रोसेस करके रबड़ बनाई जाती है। रेसे, फाइबर,
अनेक प्रकार के रेशे पदार्थ जो कि उष्णकटिबंधीय वनों से प्राप्त किए जाते हैं, जिसे चटाई, बोरे, जाल, रस्सी, सुतली, हैट, थैले, सस्ते वस्त्र, गद्दे तथा तकिए बनाए जाते हैं। जैसे आजकल तो बहुत सारे प्लास्टिक के रेसे, लाइलॉन के रेसे, अनेक प्रकार के रेसे चल पड़े हैं। लेकिन पहले प्रारंभिक काल में मनुष्य जंगल पर ही निर्भर था, अनेक प्रकार की प्राकृतिक रेसे इकट्ठे करता था, अपनी आवश्यकताओं की वस्तुएं निर्मित करता था। बलाता, यह भी एक दूध जैसा ही पदार्थ होता है जिसे वृक्षों से रबड़ की भांति इकट्ठा किया जाता है। बलाता वृक्ष दक्षिणी अमेरिका के अधिकांश वर्षा वाले क्षेत्रों में उगता है। बलाता का उपयोग समुद्र के भीतरी बिछाई जाने वाली केबल, अर्थात एक देश से दूसरे देश में, ना आप जैसे देखते हो आप इंटरनेट है, इसकी भी तारें ना समुद्र से होके आई हुई होती है, उस पर कवर करने के लिए बलाता जैसे पदार्थ का उपयोग किया जाता है। मशीनों के और गोल्फों की गेंदों का निर्माण इससे ही किया जाता है। गिरीदार फलिया नट, ब्राजील नट ब्राजील में पाए जाने वाले कैस्टा हीरो नामक वृक्ष पर लगते हैं। इसका उपयोग खाने के लिए किया जाता है। ताड़ के वृक्ष से ताड़ नट प्राप्त किया जाता है, जिसका उपयोग ग्लिसरीन, साबुन, मोमबत्ती, मार्गरीन बनाने में किया जाता है। इसका उपयोग बटन बनाने में किया जाता है। नारियल, कोकोनट से तेल और मिठाई जैसी चीजें भी बनाई जाती है। ये कुछ वृक्ष है जो कि नारियल के वृक्ष आप समझ सकते हो। पाम्स, औषधियां, मेडिसिन, जंगलों से अनेक प्रकार की औषधि भी प्राप्त की जाती है। जैसे कुनेन नामक दवा तैयार की जाती है जो कि सिनकोना नामक पेड़ से प्राप्त की जाती है, जो मलेरिया के उपचार के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण दवाई है। इसके अतिरिक्त इन वनों से कपूर, चिरायत, हरड़, बहेड़ा, जायफल, आंवला, कायाफल, चित्रक, मोथा, दारू हल्दी, पीत पापरा, मकर ककस, नाग केसर, बिलावा, कसुम, गिलोय, अतीस आदि पदार्थ प्राप्त करते हैं, जिससे अनेक प्रकार की बीमारियों में उनका उपयोग करके उनका उपचार किया जा। टैनिन, टैनिन चमड़ा साफ करने के लिए टैनिन युक्त छाले चेस्टनट, कयुब, राको, हेमलॉक, ओक, मैंग्रोव तथा बबूल आदि के वृक्षों से प्राप्त की जाती है। खालों और चमड़ों का शोधन करने व उन्हें रंगने से मजबूत होता है। अर्थात जो टैनिन होता है, एक वृक्ष है, उससे क्या है, एक छाल उतार ली जाती है, उस छाल को पानी में उबाला जाता है, फिर जो रेक्सिन है या हम कह सकते हैं जो चमड़ा है, उसको उस पानी में उबालते हैं, जिससे उससे एक तो उससे जो स्किन है उसका कलर अच्छा हो जाता है, दूसरा वो मजबूत हो जाती है। इस प्रकार के टैनिन का बहुत अधिक उपयोग आज वर्तमान में किया जाता है। ये कुछ वही छाल का एक एग्जांपल है, ये पिक्चर में दिखाया गया है, ये टैनिन के लिए छाल उतारी गई है। ये कुछ जो वृक्ष यहाँ पे बताए गए हैं उन्हीं का रूप है। इसके बाद है गोंद तथा लाख। गोंद बबूल, डाक व सेमल के पेड़ों से प्राप्त की जाती है। लाख अनेक प्रकार के कीड़ों से प्राप्त की जाती है, जो बबूल, डाक, खेर, सीसू, बेर, बरगद, गुल्लर व कुसुम आदि वृक्ष होते हैं, जिन पर भी कीड़ा पाया जाता है, जिससे लाख प्राप्त की जाती है। लाख ऐसा पदार्थ होता है जल्दी से ईंधन के रूप में भी उपयोग किया जाता है, बल्कि ये बहुत ही ज्वलनशील पदार्थ होता है। जैसे कि आपने महाभारत में भी एक लाख का महल एक वृत्तांत आता है, जिसमें कौरव पांडवों को लाख के घर में जलाने की कोशिश करते हैं। एक मोम की जैसी ही एक वस्तु होती है, या आप मोमी कह सकते हैं, जो आग पकड़ता है, उसी से वो महल बनाया गया था। इसी प्रकार जैसे गोंद से बहुत सारी कटी हुई चीजों को चेपने के लिए या चिपकाने के लिए उसका उपयोग किया जाता है, प्लास्टर करने के लिए उपयोग किया जाता है, वो सभी भी जंगल से प्राप्त की जाती है। और यहाँ पर आपने बहुत बार कई वृक्षों पर गोंद लगा हुआ देखा होगा, जैसे बहुत सी टहनियों पर, तनों पर एक चिपकन सा पदार्थ जो चिपकता है वो लगा हुआ होता है, जिसे गोंद कहा जाए। इसके बाद है पत्तियां, लीव्स। उष्णकटिबंधीय वनों के वृक्षों से प्राप्त पत्तियां बहुत उपयोगी होती है। उदाहरण के लिए ताड़ की पत्तियों से चटाई, थैले, हेड, टोकरियां आदि बनाई जाती है, जबकि तुलसी और जंगली चाय का प्रयोग पेय पदार्थ के रूप में होता है। कुछ पत्तियों से औषधि और सौंदर्य प्रसाधन की वस्तुएं भी बनाई जाती है, जैसे कि यहाँ पर आप डोंगा देख सकते हो, पत्तल देख सकते हो, जो कि वृक्षों के पत्तों से ही बनाई गई है। विषव के व्यापार के लिए संग्रहण, जो विषव में व्यापार के लिए संग्रहण किया जाता है वो कहाँ कहाँ पर है, उस चीज को हम देख लेते हैं। एक तो ये उत्तरी अमेरिका का जो रेड राउंड मैंने बनाया है, यहाँ पर ये कनाडा और उत्तरी अमेरिका का अलास्का कुछ क्षेत्र है जहाँ पर विश्व व्यापार के लिए संग्रह किया जाता है। इसके बाद ये साइबेरिया का ऊपरी क्षेत्र है, यहाँ पर जो चुकची है, याकूत है,
या बुशमैन या एस्किमोज जो जनजाति रहती है वो यहाँ पर व्यापार के लिए संग्रह करती है। इसके बाद मध्य एशिया में, दक्षिणी अमेरिका में, मध्य अफ्रीका में और दक्षिण पूर्वी एशिया में भी विश्व व्यापार के लिए संग्रह किया जाता है। विश्व के कुछ भागों में संग्रह व्यवसाय वनोत्पादन की अधिकता के लिए जीवन निर्वाह से ऊपर उठ चुका है, अर्थात वो केवल जीवन निर्वाह के लिए ही संग्रह नहीं करते बल्कि व्यापार के लिए उन वस्तुओं को इकट्ठा करते हैं। कुछ लोग इन उत्पादों को बेचकर फिर क्या करते हैं, धन कमाते हैं। वनों के उत्पाद में विविधता होती है, उसी के आधार पर इनकी लगातार मांग बढ़ती जा रही है, जिससे ये व्यापार के लिए संग्रह भी बढ़ा है। आखेट, अब तक हमने क्या है, संग्रह को पढ़ा। हमने संग्रह के दोनों रूपों को पढ़ लिया, व्यापारिक रूप को भी और जीवन निर्वाह के लिए भी। अब हम आखेट, जिसे शिकार कहते हैं, इस पर प्रकाश डालेंगे या इसको समझने की कोशिश करें। आखेट का अर्थ क्या है? मीनिंग ऑफ हंटी, शिकार का अर्थ क्या है? वनों में अनेक प्रकार के जीव जंतु घूमते रहते हैं। हम मनुष्य उनका शिकार करता है, अर्थात उनको मारता है और उनसे मांस, हड्डी और अनेक प्रकार की, जैसे फर होती है, बाल होते हैं, वो सभी चीजें प्राप्त करता है। तो इस सारे प्रोसेस को क्या कहेंगे? आखेट कहेंगे। तो इसको अच्छे से समझ लेते हैं। वनों से जंगली जानवरों का शिकार करना तथा जल से मछली व सील इत्यादि जंतुओं को पकड़ना आखेट कहलाता है, अर्थात जीव जंतुओं को पकड़ना और उनको मारकर अपनी आवश्यकताओं की वस्तुएं प्राप्त करना ही शिकार कहलाता है। मनुष्य की यह क्रिया भी संग्रहण जितनी ही पुरानी है। जितना कि संग्रहण पुराना था, ये भी उतनी ही पुरानी आर्थिक क्रिया है, आर्थिक क्रियाकलाप है। संग्रहण की तरह आखेट भी मनुष्य के पर्यावरण के साथ आरंभिक सामंजस्य का घोतक है, क्योंकि जिस प्रकार मनुष्य पर्यावरण वातावरण में रहता था, प्राकृतिक वातावरण में, तो मनुष्य अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए प्रकृति पर निर्भर था। वो स्वयं से किसी प्रकार का भी निर्माण नहीं कर पाता था, क्योंकि उस प्रकार से उसकी बुद्धि तब तक विकसित नहीं हुई थी। तो वो चीजों का एक ओर तो इकट्ठा करता था, दूसरी ओर पशु पक्षियों को मारता था या उनका शिकार करता था। आखेट से बड़ी संख्या का भरण पोषण संभव नहीं होता था, इसलिए विरल जनसंख्या वाले वन प्रदेशों में भी किया जाता है। अर्थात ये लगभग हर जगह पर ज्यादा एक्टिव नहीं है ये आर्थिक क्रिया, वो इसलिए क्योंकि इससे मनुष्य की जो संख्या बहुत ज्यादा लगातार बढ़ रही थी और इससे उनकी आवश्यकताएं पूरी नहीं हो पा रही थी। तो ये केवल जहां पर विरल जनसंख्या या डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन बहुत लो है, वहीं पर ये एक्टिव है। ये यहाँ पर एक पिक्चर दिखाई गई है, ये बुशमैन जनजाति के लोग हैं जो शिकार कर रहे हैं, या इस पिक्चर में दिखाया गया है। आखेट के प्रदेश, वो सभी क्षेत्र जहां पर आखेट किया जाता है, उनको देख लेते हैं। सबसे पहले, आज भी दुनिया में ऐसे प्रदेश है जहां मनुष्य जीवन यापन के लिए आखेट पर निर्भर रहता है। नंबर 1, जो कि नॉर्थ पोल के आसपास का जो क्षेत्र है, जैसे कि कनाडा है, अलास्का है, साइबेरिया का क्षेत्र है, यहाँ पर ये सारा का सारा जो रसिया का ऊपरी क्षेत्र साइबेरियन क्षेत्र कहलाता है, उसमें क्या है, सेमोइड, कोरियाक, ओस्तियाक, याकूत, यूकगिट या चुकची जैसी जनजातियां वहां पर रहती है, निवास करती है, और वो अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए आज भी आखेट या शिकार पर निर्भर करती है। इसके बाद अमेजन बेसिन की बोरो जनजाति, जिकार और सागुआ जनजाति क्या शिकार करती है और अपना जीवन यापन करती है। जायरे के बेसिन में पिग्मी जनजाति है जो शिकार करके अपना भरण पोषण करती है और अपनी आवश्यकताओं की अन्य वस्तुएं भी जुटाती है। इसके बाद कालारी का जो मरुस्थलीय क्षेत्र, वहां पर बुशमैन रहते हैं और वो भी अपनी उदरपूर्ति के लिए शिकार पर निर्भर रहते हैं। इसके बाद क्या है, बोर्नियो के पुनान है, मलेशिया के सेमांग और सेकई तथा न्यू गिनी के पपुआन लोग भी शिकार पर निर्भर करते हैं। आखेट के उद्देश्य, आखेट के कौन कौन से उद्देश्य है, अर्थात आखेट क्यों किया जाता है? नंबर 1, भोजन। आखेट से आदिम जनजातियां भोजन के लिए भोजन प्राप्त करती है। उष्णकटिबंधीय जंगलों में अनेक प्रकार के जीव जंतु पाए जाते हैं, जैसे कि सुअर, जंगली भैंसा, जिराफ, हिरण, शतुरमुर्ग, जेवरा, गीदड़, शेर, चीता, हाथी आदि का फिर वो शिकार करते हैं।
लेकिन कुछ समय पर जैसे कि अकाल पड़ जाता हो, उस टाइम पर ये जीव जंतु एक स्थान से दूसरे स्थान पर पलायन कर जाती है। उस स्थिति में उनको शिकार के लिए पशु नहीं मिलते। उस कंडीशन में ये मेंढक, छिपकली, चींटी, दीमक, मधुमक्खी, कीड़े मकोड़ों को भी मारकर खा जाते हैं। टुंड्रा प्रदेश की बर्फानी जलवायु, जहां पर लगातार सारे क्षेत्र में बर्फ ही बर्फ फैली रहती है, जिसे टुंड्रा प्रदेश कहा जाता है। वहां पर सील, व्हेल और वालरस आदि जलीय जीवों का शिकार किया जाता है, जबकि ध्रुवीय भालू, कैरिबियाई रेंडियर आदि सतलीय जीवों का भी आखेट करके अपनी उत्तर पूर्व आखेट से हमें सभी प्रकार की वस्तुएं प्राप्त हो जाती है। दूध, दही, मक्खन, मांस आदि पदार्थ, जो कि हमारे जीवन यापन के लिए अति आवश्यक है। इसके बाद वस्त्र। उष्णकटिबंधीय तथा शीत मरुस्थलीय प्रदेशों में ऊंट, कैरियाऊ, रेंडियर आदि जानवरों का आखेट करके उनकी खाल से वस्त्र इत्यादि बनाए जाते हैं। टुंड्रा प्रदेश के कई जानवरों से सुमर या आप समूर या जिसे फर कहते हैं प्राप्त करते हैं, उससे अनेक फैशनेबल और कीमती लिबास तैयार किए जाते हैं। जैसे कि वस्त्र निर्माण के लिए मनुष्य पशुओं पर निर्भर रहता है। उससे अनेक प्रकार के, जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं, ये एक व्यक्ति ड्रेस दिखा रहा है, ये किसी रेंडियर की खाल से बना वस्त्र है। इसके अलावा शेर की खाल से बनी अनेक प्रकार की ड्रेस और साजो सामान तैयार किया जाता है। इसके अलावा बहुत सारी फैशनेबल जैकेटें बनाई जाती है। आज वर्तमान में तो कॉटन, लिन और सिल्क, वुलन जैसी अनेक प्रकार की ड्रेसेज आ गई है, लेकिन पहले मनुष्य लगभग जीव जंतुओं पर ही इन वस्तुओं की प्राप्ति पर निर्भर था। प्राय आखेट जनजाति, आखेटक जनजातियां चलवासी जीवन व्यतीत करती है। उनका कोई स्थायी या पक्का आवास नहीं रहता, अर्थात ये किसी एक स्थान पर नहीं रहती, बल्कि एक स्थान कभी कुछ समय के लिए किसी स्थान पर और कुछ समय के लिए दूसरे स्थान पर चली जाती है। प्रवास के दौरान ये लोग पशुओं की खालों से बने तंबुओं में या टेंट में रहते हैं। ध्रुवीय प्रदेश के जैसे कि एस्किमो है, ध्रुवीय भालू और कैरिबियन या सील की मछली है, उसकी खाल से अपने तंबुओं का निर्माण करते हैं। इग्लू बनाते हैं। एरिबी जो साइबेरियन लोग हैं जो इग्लू बनाते हैं। इग्लू एक प्रकार का घर होता है, उसके अंदर भी क्या है, वो खाल खाल से तंबू बनाते हैं ताकि वो गर्म रह सके। इसके लिए वो सील की खाल का मुख्यतः उपयोग करते हैं। रूस के साइबेरियन सेमोइड है या कुछ जनजातियां जो है, जो रेडियर की खाल का तंबू बनाते हैं। ये इग्लू यहाँ पर एक पिक्चर देख सकते हैं, इसके अंदर ही खाल से भी एक तंबू बनाया जाता है ताकि वो गर्म रह सके। ये यहाँ पर इसका पूरा प्रोसेस समझाया गया है पिक्चर में, किस प्रकार से इसका निर्माण किया जाता है। ये यहाँ पर खाल से बना तंबू है। ये दूसरा आप यहाँ पे देख सकते हैं, खाल से बने हुए अलग अलग तंबू। पिछड़े हुए आखेटक जानवरों की हड्डियों से अस्त्र शस्त्र बनाते हैं। टुंड्रा प्रदेश के एस्किमो, कालारे के बुशमैन तथा जायर के पिग्मी आदि जनजाति के लोग आखेट के लिए पशुओं की हड्डियों का उपयोग करते हैं। यहाँ पर सभी आप ना एग्जाम्पल दे सकते हैं, पिक्चर में वो सारी चीजें समझाई गई है। यहाँ पे आप ये एस्किमोज लोगों को देख सकते हैं और उनके जो अनेक जीव जंतुओं के शिकार के लिए अनेक प्रकार की वस्तुएं ये निर्मित करते हैं, जो उन्हीं पशुओं से की हड्डियों से या आप कह सकते हैं खाल से निर्मित होती है। यहाँ पे हारपून देख सकते हो आप, यहाँ पे चक्कू है, हड्डी और पत्थर से बने हुए चक्कू है। यहाँ स्लेज है। स्लेज एक प्रकार की किश्ती होती है जिसका वे उपयोग करते हैं सील का शिकार करने के लिए, और हारपून का भी उपयोग सील के शिकार के लिए किया जाता है। इसके बाद अन्य उपयोगी चीजें हैं। मारे गए शिकार से अनेक प्रकार की घरेलू उपयोग की वस्तुएं बनाई जाती है। उदाहरण के लिए जल और भोजन के भंडारण के लिए पिग्मी चमड़े की मस्कों व बड़े बड़े थैलों का प्रयोग करते हैं। एस्किमो लोग उमियाक, कयाक जैसी छोटी छोटी नौकाएं, स्लेज, गाड़ियां व धूप के चश्मे आदि जंतुओं के विभिन्न अंगों से बनाते हैं। बुशमैन शतुरमुर्ग के अंडे के खोल को बीच में से काटकर बर्तन बनाते हैं। पक्षियों के पंखों व जानवरों के सींगों, बालों, खालों तथा हड्डियों से सजावट की वस्तुएं, मुखौटे, कंघे, हैट व सौंदर्य प्रसाधन की वस्तुएं बनाई जाती है। इनमें से कई वस्तुएं तो आखेट की वेशभूषा के अभिन्न अंग है। यहाँ पर वो सारा प्रोसेस समझाने की कोशिश की है। इस पिक्चर में इग्लू बनाते हैं, उसमें टेंट का निर्माण करते हैं, शिकार के लिए हारपून का उपयोग करते हैं, धनुष का उपयोग करते हैं, जैसे भालू को मार ये
मारने की कोशिश की गई है। फिर यहाँ पर कयाक जैसे एक किश्ती का उपयोग करते हैं मछली पालन करने के लिए, अच्छा तो मछली पकड़ने की कोशिश की जाती है। यही सील को मारने की कोशिश की जाती है। फिर रेंडियर का अपनी स्लेज जैसी गाड़ी, जो कि वहाँ पर कुत्ते जो रेंडियर होते हैं उनसे खिंचवाते हैं और एक स्थान से दूसरे स्थान पर उसकी सहायता से जा पाते हैं। यहाँ पर कुछ उनके घरेलू उपयोग की वस्तुएं और उनकी ड्रेसेस को दिखाया गया है जो ओरिजिनल पिक्चर्स है। इसमें सारे उनके जूते, वस्त्र, चश्मे, वो सारी चीजें जो कि वो अपने शिकार में उपयोग करते हैं और जीवन यापन को अच्छा बना पाते हैं। संग्रह व आखेटकों की मुख्य विशेषताएं क्या है? जो संग्रह और जो आखेट किया जाता है उसकी मुख्य विशेषताएं क्या है, उनको देख लेते हैं। सबसे पहले तो ये सबसे प्राचीन अर्थव्यवस्था या हम कह सकते हैं प्रीमिटिव इकोनॉमी है। इससे पहले किसी प्रकार की कोई आर्थिक क्रियाकलाप या एक्टिविटीज नहीं थी। दूसरा क्या है, ये प्रतिकूल और कष्टपूर्ण माहौल में या कह सकते हैं ऐसे प्राकृतिक माहौल में एक्टिव रहते हैं जहाँ जीवन को बनाए रखना बड़ा मुश्किल है। और वर्तमान से लगभग 12,000 वर्ष पूर्व भी ये विद्यमान थी। ये किसी भी बिना किसी निजी संपत्ति के छोटे छोटे समूह में बिखरे रहते हुए किसी प्रकार की व्यक्तिगत संपत्ति नहीं रखते। दूसरा, भोजन की तलाश में हमेशा ये एक जगह से दूसरी जगह पर जाते रहते हैं, कहीं एक जगह पर स्थिर रूप में नहीं रहते। जरूरत पूर्ति के लिए ये बहुत कम पूंजी और निम्न स्तरीय तकनीकी ज्ञान की आवश्यकता या उपयोग करते हैं। भोजन अधिशेष भी नहीं रहता और प्रति व्यक्ति उत्पादन भी कम होता है क्योंकि इसमें किसी प्रकार का ज्ञान का उपयोग नहीं किया जाता। दूसरा, इसमें अधिशेष जो कि बाद में जो बचता है भोजन के बाद वो भी इनके पास ज्यादा नहीं रहता। दूसरा, इनका उत्पादन भी प्रति व्यक्ति बहुत ही कम होता है। विभिन्न प्रकार की जलवायु तथा विविध प्रकार के जैविक संसाधन वाले क्षेत्रों में ये विस्तृत रहते हैं। ऊंचे अक्षांशों में संग्रहण करते हैं, आखेट करते हैं। ये इनके मुख्य क्षेत्र है जहाँ पर ये आर्थिक क्रियाकलाप ज्यादा महत्व रखते हैं। उष्ण व उपोष्ण कटिबंधीय आखेटक और संग्रह वनस्पति तथा जंतु दोनों पर निर्भर रहते हैं। कांगो बेसिन, पिग्मी, कालारिक बुशमैन और इक्वेडोर, वोका, इंडिया ऐसे ही कबीलों के उदाहरण हैं। इस प्रकार से हमने आज संग्रहण और आखेट को समझ लिया है। इसके बाद हम पोस्टलिज्म या पशुचारण देखेंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।